बच्चों तो अब तक मैंने आपको क्या समझाया है फोटोसिंथेसिस में? अब आपको मजा आएगा। मैंने लास्ट क्लास में कहा था अब आपको मजा आएगा। अब तक मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में वो चीजें सिखाया है जो आपको मैकेनिज्म समझने में हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म समझने में हेल्प करेगी। और याद कीजिए, मैंने जिस दिन प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको कहा था कि आप जब मेरे से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके तन बदन में आग लग जाएगा, हिल जाओगे आप, अंदर से करंट लगेगा आपको। और आज वो दिन शुरू हो रहा है। आज से आपको करंट लगना स्टार्ट होगा और जब तक प्लांट फिजियोलॉजी खत्म नहीं होगा आपको हर रोज झटका लगेगा। इसके लिए दिल थाम के बैठे, हर रोज आपको झटका लगेगा। आज की क्लास में आपको कई बार झटका लगेगा। आपको पता चलेगा आपको मास्टर साहब ने पढ़ाया क्या था, तब आपको एहसास होगा आपका कैसा काटा गया था। ठीक है, तो इसको मैं विद प्रूफ आपको एहसास भी कराऊंगा, इसके लिए आप चिंता न करें। और मैं हूं आपका कंसेप्ट सही करने के लिए, सही करेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें करते हैं, तब जाके आते हैं एक्सपेरिमेंटल बातें पर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही पूरी बात ने प्रूफ हुई है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म। ऐसा एक साइंटिस्ट है ब्लैकमैन, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, आपके सिलेबस में याद रख लेना इसका, काला आदमी कल्लू। ठीक है, ब्लैकमैन। तो एक काला आदमी सबसे पहला वो शख्स था जिन्होंने ऐसा कहा था कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 सेपरेट स्टेप में होती है और 2 स्टेप प्रोसेस में होती है। पहले होता है लाइट रिएक्शन, देन होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन कब होगा, डार्क रिएक्शन कब होगा, दोनों कब नहीं हो सकता, ये सारी बातें पहले ही हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में पहले डार्क रिएक्शन होता है, देन सॉरी पहले लाइट रिएक्शन होता है, देन डार्क रिएक्शन होता है, ये 2 सेपरेट स्टेप चलता है, ऐसा कहने वाला पहला शख्स ये ब्लैक आदमी था, काला आदमी था। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ब्लैकमैन वो है नहीं, साइंटिस्ट का नाम है वो। ठीक है, नाम है उसका वैसा है, ब्लैकमैन। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल सवाल हुआ। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार बताओ अब तक आपको क्या एहसास हुआ, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या, लाइट रिएक्शन का मतलब क्या, मुझे बताओ जल्दी से। लाइट रिएक्शन का मतलब अब तक आपको एहसास हुआ है कि सोलर लाइट को यूटिलाइज करके वाटर को तोड़िए, वाटर हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और वाटर को तोड़ के जो इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा उसको तो फाइनली O2 बना दिया जाएगा, फाइनली O2 बना दिया जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NAD को देकर NADH2 बना दे दिया। यही सीखा आपने। यस, NADP को देखिए NADPH2 बना देती है। यही आपने सीखा लाइट रिएक्शन में, ओवरऑल यही होना लाइट रिएक्शन में, इसी को आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इसी दौरान एटीपी का सिंथेसिस भी होता है। कैसे होता है इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एटीपी का सिंथेसिस भी होता है। फिर डार्क रिएक्शन में क्या होता है, उसी NADPH2 और एटीपी को यूटिलाइज करके CO2 को क्या किया जाता है, रिड्यूस, और CO2 से बनाया जाता है CH2O, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो ग्लूकोज हो या कोई भी हो। ठीक है, ये होता है डार्क रिएक्शन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिएक्शन, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, लाइट रिएक्शन में फर्दर 2 पॉसिबिलिटी है। यहां तो क्या हुआ था, लाइट रिएक्शन भी चलेगा, डार्क रिएक्शन भी चलेगा, पहले लाइट रिएक्शन चलता है देन डार्क रिएक्शन चलता है। ओके, यहां क्या है, लाइट रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटी है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहीं दोनों चलता है, कहीं एक ही चलता है। कहां दोनों चलता है, कहां एक चलता है, सब चर्चा आज हम कर लेंगे, डोंट वरी। जो आज चर्चा आज नहीं हो पाएगा कल हो जाएगा। फिर आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की 3 पॉसिबिलिटी है, 3 अलग अलग पाथवे हैं उसके। एक है C3 पाथवे, एक है C4 पाथवे, एक है केम पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे C3 पाथवे, कुछ स्पेसिफिक प्लांट में C4 पाथवे मिलता है और कुछ स्पेसिफिक खास प्लांट में केम पाथवे मिलता है। उन तीनों की चर्चा होगी जब आएगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन तो एक सेपरेट डिस्कशन होगा और वो लगभग 1 वीक के बाद होगा, क्योंकि मैं आपको लाइट रिएक्शन बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। और अगर लाइट रिएक्शन आपको आ गया तो डार्क रिएक्शन आप मुझे पढ़ा दोगे और लाइट रिएक्शन आपको आ जाएगा आराम से, क्योंकि आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लाइट रिएक्शन में दोनों ही केस में, चाहे वो नॉन साइक्लिक चाहे वो साइक्लिक, एक वर्ड आ रहा है फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब लाइट रिएक्शन इज बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन। कोई बताएगा व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? अच्छा ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट किसके साथ, किसके साथ बोलो, किसके साथ, किसमें जोड़ना है फॉस्फेट? हाइड्रोजन एडीपी में जोड़ेंगे तो एडीपी में पहले पढ़ाया है यार, याद करो। दुनिया में एनर्जी ट्रांसफर का 2 ही तरीका है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक फॉस्फोराइलेशन डिफॉस्फोराइलेशन। है भैया क्या कर रहे हो,
तो ये फास्फोराइलेशन के दो तरीके हैं, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और एक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके फास्फोराइलेशन करना है, किसका? एडीपी का। सनलाइट को यूटिलाइज करके एडीपी का फास्फोराइलेशन करना है, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ना है और एटीपी बना देना है। यहाँ पे भी वही है, सनलाइट को यूटिलाइज करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ना है और बना देना है एटीपी। तो फिर ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या चक्कर है, आइए उस पर थोड़ा डिटेल पे हम लोग स्टडी करते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है। आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉन साइक्लिक, अगले 3 लेक्चर तक मैं आपको नॉन साइक्लिक ही पढ़ाऊंगा और जैसे ही नॉन साइक्लिक खत्म होगा 5 मिनट में साइक्लिक खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक की सारी भूमिका मैं नॉन साइक्लिक में ही बांध दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस चार्ट को आप ओवरव्यू को दिमाग में एडजस्ट कर लें, क्या कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट होती है, ऐसा कहने वाले सबसे पहले वो काला आर्मी ब्लैकमैन था, ठीक है। और ये 2 स्टेप प्रोसेस, पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, देन होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मोटा मोटी तौर पे बोलूं तो क्या होता है, सोलर लाइट को यूटिलाइज करके वाटर का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एनएडीपी को दिया जाता है, NADPH2 बन जाता है और इस दौरान O2 रिलीज भी होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखेंगे। लाइट रिएक्शन की 2 पॉसिबिलिटी है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। अच्छा, लाइट रिएक्शन में बनता है क्या, NADPH2 और ATP। फिर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में उसी NADPH2 ATP को यूटिलाइज करके CO2 को किया जाता है रेड्यूस और बना दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज मत बोलो, ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केवल ग्लूकोज नहीं बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं डार्क रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, तरीका अलग अलग है, कोई C3 पाथवे करता है, कोई C4 पाथवे करता है और कोई कैम पाथवे करता है, ठीक है। वो हम देखेंगे जब डार्क रिएक्शन करेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलो स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, कौन बताएगा? जिसको आता है माइक ऑन करो और जवाब दे दो, चाहे मल्टीपल पर्सन क्यों ना हो। ल्यूमेन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लाइट रिएक्शन का पूरा जो ये प्रोसेसेस है वो थैलेकॉइड के स्ट्रक्चर में होता है। अब थैलेकॉइड में भी कहां, तो ये होता है ल्यूमेन में, थैलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन में। बट देखो फाइनली मैंने क्या बोला कि लाइट रिएक्शन में होना क्या है, वाटर का स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, NADPH2 बनेगा, ATP बनेगा। आपको मैं बता देता हूं, ये NADPH2 और ATP इस दोनों का सिंथेसिस होगा उधर स्ट्रोमा में, ठीक है। लेकिन लाइट रिएक्शन का जो रिएक्शन पार्ट है वो एक्सक्लूसिवली थैलेकॉइड पर चलता है, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट चलता कहां है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर। लेकिन उसकी जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग वाली पार्ट है, ऑक्सीजन रिलीज वाली पार्ट, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाली जो पार्ट सब है वो ल्यूमेन की तरफ होता है। तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि ल्यूमेन में चलता है लाइट रिएक्शन। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, ल्यूमेन में भी नहीं। अगर आप बोलोगे कि कहां पर चलता है थैलेकॉइड में, तो ये पूरा प्रोसेस चलता तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ही है। उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी मैं दिखा भी दूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन कैरियर की प्रेजेंस में चलता है। फिर भी हम ल्यूमेन क्यों बोलते हैं कि ल्यूमेन में हुआ। अभी आपको मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई ल्यूमेन क्यों बोला है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट वहीं पे जमा होता है, ठीक है। चलिए वो तो अभी आपको मैं समझा दूंगा, यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि थैलेकॉइड से रिलेटेड है। चलो जल्दी से बताओ डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। स्टोमा में। डार्क रिएक्शन आज नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी बात जाए भाड़ में, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिएक्शन। अब मैंने कहा कि थैलेकॉइड, अब थैलेकॉइड तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटरग्रेनम थैलेकॉइड, एक होता है इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड, यानी कि जो ग्रेना का पार्ट होता है और एक ग्रेना का पार्ट नहीं होता, यानी कि स्ट्रोमा लेमिली के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको आएगा डाउट कि किस पे, उस पे स्ट्रोमा लेमिली पे, मतलब कि इंटरग्रेनम थैलेकॉइड पे या इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड पे या दोनों पे या किसी पे नहीं, कहाँ चलता है लाइट रिएक्शन। आप तो कह दिया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, कहाँ चलता है। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ, और आप भेजा लगा के मुझे बताना कि ये कहाँ चलेगा, ये इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चलेगा या इंटरग्रेनम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चलेगा, कि दोनों पर चलेगा, कि कहीं नहीं चलेगा। मैं इसका एक कंडीशन बता रहा हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चलने के लिए फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों चाहिए।
अब मुझे बताओ, जो भी जानते हो आंसर माइक ऑन करके दे दो कि ये कहाँ चलेगा, इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड, इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड, दोनों या कहीं नहीं? दोनों। जो ये कह रहे हैं दोनों में, वो भोंट है। भोंट समझते हो ना, मैंने पहले भी बताया, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। ग्रेना थैलेकॉइड में होगा। ग्रेना थैलेकॉइड, ग्रेना मतलब इंट्रा वाला, जो ग्रेना का हिस्सा है। रे भोंट, जब मैंने ये कह दिया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों की जरूरत है, तो भैया स्ट्रोमा लेमली के पास तो केवल 1 होता है। कली पढ़ा है रट्टू तोते, कली पढ़ा है। स्ट्रोमा लेमली के पास तो केवल 1 होता है, और जब केवल 1 होता है तो वहां नॉन साइक्लिक कैसे चल जाएगा? जब मैंने अभी जस्ट बताया उसका कंडीशन कि 1 और 2 दोनों ही होना चाहिए उसके लिए। कहते वो क्लियर हो गया? खड़ा करो फटाक से। सभी को क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म, ठीक है? और इस मैकेनिज्म को अब मुझे बताओ, मैं जो यहाँ डायग्राम बनाने वाला हूँ, डायग्राम किसका बनाऊंगा? इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड का, स्ट्रोमा लेमली का, दोनों का, या किसी का भी नहीं? इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड का मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, और डायग्राम में बना चुका हूँ, बस लेवलिंग करना है। ये है इंट्राग्रेनम थैलेकॉइड। ये ग्रीन वाली पूरी क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ, अगर ग्रीन वाली पूरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, जिसको भी आता है मैं पूछूंगा सवाल, अपने मन से माइक ऑन करके दे देना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? हाँ, अगर ये पूरा ग्रीन वाला थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है? उसके बाहर ये क्या है? ये स्ट्रोमा। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रोमा। चलो तो मुझे बताओ, ये पूरा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये वाली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की कौन सी सरफेस है, और ये वाली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की कौन सी सरफेस है? आउटर इनर में बताना है जल्दी से। ये वाली, आउटर। ये वाला आउटर थैलेकॉइड मेंबर और आउटर अंदर वाला टीएम लिख देते हैं, आउटर टीएम मतलब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और ये वाला इनर, इनर टीएम मतलब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। हाँ, ये क्या है? ये ल्यूमेन। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये आपको 4 चीज पता चल गया, फिर तो हो गया, खेल हो गया। अच्छा, ये पूरा बोर्ड क्या है? ये पूरा बोर्ड जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, पूरा बोर्ड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। पूरा ये बोर्ड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो पूरा मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का जो स्क्रीन, ये पूरा लैपटॉप का स्क्रीन क्या हुआ? सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या है बोलो? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड। तो ये लैपटॉप पूरा क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट, सॉरी सेल, ठीक है? ये मैं जिस कमरा में बैठा हूँ, ये पूरा कमरा क्या हुआ? लीफ में मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, इसमें मैंने कई सारे बिंदा बिंदी दिखाया है, इसका पहले लेवलिंग करना जरूरी, ठीक है? मैं पहले इसका लेवलिंग कर देता हूं, तब आपको कंसेप्ट आएगा समझ में। मैं पहले लेवलिंग कर देता हूं। इसमें तो ये आपको दो इस कलर का बिंदा दिख रहा है, ये इसको क्या बोलूं मैं, ब्राउन कलर का। तो ये बिंदा किस चीज का है मैं आपको बता देता हूं। ये एक्चुअली फोटो सिस्टम्स हैं। ये पूरा फोटो सिस्टम है एक, और ये पूरा फोटो सिस्टम है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस फोटो सिस्टम का ये है रिएक्शन सेंटर। अब मुझे बताओ, ये मैं कह रहा हूं कि ये ओवरऑल फोटो सिस्टम 2 है, तो मैं इसके रिएक्शन सेंटर को क्या लिखूंगा? P680 या P700? जल्दी बोलो। P680। ये है P680। उसके चारों ओर ये ब्लू ब्लू क्या है? वो तो रिएक्शन सेंटर था। ये ब्लू ब्लू क्या है? क्लोरोफिल बी या फिर कैरोटीनॉइड, दोनों ही। एंटीना मॉलिक्यूल, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ये ओवरऑल क्या? फोटो सिस्टम 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल क्या? फोटो सिस्टम 1। तो इसमें तो बीच में टिक्का है, टिक्का क्या है? बिंदी, ये क्या है? जल्दी बोलो। P700। उसके चारों ओर ये ब्लू ब्लू छोटा टिकली, ये क्या है? ये बिंदी, ये क्या है? क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड। और ये ओवरऑल फोटो सिस्टम 1। चलो, अब बाकी के बारे में आपको नहीं पता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये तो हो गया फोटो सिस्टम। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फोटो सिस्टम 2 के जस्ट ऊपर जो एकदम लाइट येलो कलर का मैंने दिखाया, कलर वालर ऐसा होता नहीं है, वो मैंने डिफरेंट कलर का दिखाया ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। हाँ, ये जो होता है इसका नाम है थियोफाइटिन। क्या नाम है? अपने मन में सभी लोग बोलेंगे थियोफाइटिन, थियोफाइटिन, ठीक है? ये जो ऊपर में गुलाबी कलर का है, दिस इज प्लास्टोक्विनॉन। क्या बोला मैंने? प्लास्टोक्विनॉन, ONE, प्लास्टोक्विनॉन। एक आएगा प्लास्टोक्विनॉल, OL।
ये है प्लास्टोक्विन ऑन, ठीक है। ये जो पीला वाला डार्क पीला टाइप का है, ये है साइटोक्रोम B6, ये है साइटोक्रोम B6। उससे जस्ट एसोसिएटेड है साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम BF, ठीक है, साइटोक्रोम BF। ये है जो गुलाबी वाला एक और है, ये प्लास्टोसाइनिन, ये क्या प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद ये हो गया फोटोसिस्टम 1, ये है FRS, फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS, फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। और उसके बाद ये है एक खास प्रकार का आयरन सल्फर प्रोटीन, क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। चलिए अब मैं सभी के बारे में पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि कौन क्या है, कौन क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, इसके बारे में भी सुन लो, ये क्या है, ये है ओवरऑल ऑक्सीसोम, ओवरऑल ऑक्सीसोम, जिसमें कि ये है CF0, मतलब हेड वाला, सॉरी इधर बेस वाला पार्ट, और ये है हेड वाला पार्ट पूरा, जिसको बोलते हैं CF1, और ये इधर भी CF0, और C मतलब क्लोरोप्लास्ट, F0 F1 पार्टिकल ओवरऑल, ये बीच में स्टॉक, ठीक है। अब समझ में, अगर आपको ये अरेंजमेंट आ गया तब तो फिर मजा आए। अब इस अरेंजमेंट में मैं भी मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, पहले मैं कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में स्पेसिफिकली आपको कुछ खास करके बता देता हूँ कि कौन क्या है। मैंने आपको रुक जाओ, इसको पहले एक बार सेव कर लेते हैं क्योंकि अगली मीटिंग में इसको यूज करना है मुझे, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, कल बता चुका हूँ। एक एक करके चलते हैं। अब फियोफैटिन क्या है, तो सुनना बच्चे, मेरे बच्चे, फियोफैटिन क्या है, जिक्र एनसीईआरटी में इसका नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, इसी बार आया, इस बार जो हुआ है नीट का एग्जाम। अरे ये तो 2021 का हुआ ना, 20 वाले में आया था, सॉरी 2020 वाले में, ठीक है। तो आ चुका है, जो कोविड में पहला नीट हुआ था 2020 वाला हुआ था, उसी में आ चुका है फियोफैटिन। अब मैं बताता हूँ क्या आया था, क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। फियोफैटिन है क्या, पहले इसको समझिए। फियोफैटिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अब क्लोरोफिल क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, फियोफैटिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, बट ये ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिससे मैग्नीशियम एटम रिमूव हो चुका है, जिससे मैग्नीशियम एटम रिमूव हो चुका है। अब आप बोलोगे इससे मैग्नीशियम एटम रिमूव ही क्यों हुआ। बच्चे, मैं आपको प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर में एक बात बताऊंगा कि प्लांट का एक एज होने के बाद प्लांट का सेनेसेंस हो जाता है, प्लांट पार्ट्स का सेनेसेंस हो जाता है, उसकी नेचुरल एजिंग होती है, और उसके वो पार्ट जो पूरा लीफ, जैसे लीफ है, लीफ पूरा मरना है, तो उसमें जो चीज मिनरल्स वगैरह उसमें एसोसिएटेड है ना उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, तो जब वो लीफ बना होगा तो मिनरल को धरती से ऑब्जर्व करके बड़ा मेहनत से वहां पहुंचाया गया होगा लीफ के फॉर्मेशन में। तो जब लीफ मर रहा है तो मरने के पहले ही उसमें जो पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है और वो मूव कर सकते हैं उस सेनेसेंट पार्ट से, और मूव करके वहां जा सकते हैं जहां नया पार्ट का सिंथेसिस हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर मिनरल मूव कर जाते हैं, और उसी लिस्ट में हमारा मैग्नीशियम +2 भी आता है। ये मोबाइल और इमोबाइल मिनरल्स और एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। बस मैं आपको भी एक बार बताना चाह रहा हूं कि उसी मोबाइल एलिमेंट में, मोबाइल मिनरल्स की लिस्ट में हमारा मैग्नीशियम +2 भी आता है। तो जब लीफ, जिस भी पर्टिकुलर क्लोरोफिल का लीफ के अंदर क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, किसी भी कारण से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो सनसेंट की वजह से हो या फोटो ऑक्सीडेशन हो गया हो या किसी कारण से, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है या हो गया है या हो रहा है, उसका मैग्नीशियम +2 निकल चुका है, तब जो स्ट्रक्चर बचा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर को ही फियोफैटिन कहते हैं। बस मैग्नीशियम +2 निकला और कुछ नहीं, मैग्नीशियम +2 निकला और कुछ नहीं, उसको फियोफैटिन कहते हैं, यानी कि बाकी सब कुछ है उसमें। वो फियोफैटिन फोटोसिस्टम 2 के साथ अटैच्ड होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फियोफैटिन फोटोसिस्टम 2 का ही एक हिस्सा है, कह सकते हैं। हायर क्लासेस के बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आया इसलिए, ठीक है। तो फियोफैटिन क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं प्लास्टोक्विन ऑन पे। एक वर्ड है प्लास्टोक्विन ऑन, एक वर्ड है प्लास्टोक्विन ऑन, ऑन, ON, और एक वर्ड है प्लास्टोक्विन ऑल, प्लास्टोक्विन ऑल, दो वर्ड है, सुनना ध्यान से। ये जो मैंने पीक्यू लिखा है, मैं जब भी शॉर्ट में पीक्यू लिखूंगा, पीक्यू का मतलब होता है प्लास्टोक्विन ऑन। ये एक प्रकार का मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैरी कर सकता है। आपको मैं ये भी बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन लेता है फियोफैटिन से और प्रोटॉन खींचता है स्टोमा से।
तो मुझे बताओ अगर ये प्लास्टोक्विनोन मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, मोबाइल क्यों बोला? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और कब शो करता है मैं आपको भी बता देता हूँ। ये प्लास्टोक्विनोन है। अभी अगर इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इधर से प्रोटॉन मिल जाए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 प्रोटॉन लेता है, अगर ये ऐसा ले ले, तो मुझे बताओ इस प्लास्टोक्विनोन का क्या हुआ? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जल्दी से फटाफट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत कौन बोल रहा है? भोंट। ये बहुत कौन बोल रहा है? भोंट। नहीं सर, गलती से। ये प्लास्टोक्विनोन क्या है? ये प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा रेड्यूस, और रेड्यूस प्लास्टोक्विनोन को ही कहते हैं प्लास्टोक्विनॉल। तो मैं प्लास्टोक्विनॉल को पीक्यू से नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा PQH2 से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ ये प्लास्टोक्विनोन क्या बन चुका होगा? प्लास्टोक्विनॉल। और जैसे ही प्लास्टोक्विनॉल बनता है तो इसके कन्फर्मेशन में, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और ये भाई साहब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है। सेल मेम्ब्रेन में बता चुका हूं फ्लिप फ्लॉप, किसी को नहीं बताऊंगा अब क्या होता है। आउटर सरफेस से इनर मेम्ब्रेन की तरफ आ जाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके इधर आ जाता है। और इधर आने के बाद क्या करता है वो सब बाद की बात करूंगा मैं। ठीक है, आगे बताऊंगा। अब आ जाते हैं साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ई मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब अपनी जगह पर फिक्स्ड है और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये भाई साहब इनसे लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब इनसे लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लिप फ्लॉप्स होकर के यहां आते हैं और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, अब आते हैं FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और आयरन सल्फर प्रोटीन। बच्चों मैं यहां तक की बात को एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 आप जान रहे हैं क्या नहीं, कल बहुत डिटेल में लिए थे। थियोफैटिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है विदाउट मैग्नीशियम। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं ये इलेक्ट्रॉन खाने की भूख रखता है। कौन? थियोफैटिन। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन खाने के भूख मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसको उसका भूख मिटाता है फोटो सिस्टम 1, सॉरी 2। ठीक है, चलो थियोफैटिन है। प्लास्टोक्विनोन क्या है? प्लास्टोक्विनोन एक प्रकार का मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन लगा थियोफैटिन से, प्रोटॉन खींचेगा स्टोमा से, वो खुद हो जाएगा रेड्यूस, बन जाएगा प्लास्टोक्विनॉल। उसके बाद वो करेगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आउटर सरफेस, यानी कि स्टोमा की तरफ से आ जाएगा ल्यूमेन की तरफ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम BF, ये दोनों अटैच होते हैं, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, केवल इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो भी इमोबाइल। इंटीग्रल प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, देख लो। जबकि गुलाबी वाला क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, देख लो, पेरिफेरल प्रोटीन, सरफेस पर है, सरफेस पर है, धसा हुआ नहीं पूरी तरीके से, ये सरफेस पर एक तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा और बाहर करके मुझे बनाना चाहिए, सरफेस पर है, धसा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। और बाकी सब धसे हुए हैं। ठीक है, हाँ, अब आते हैं किस पे? FRS और आयरन सल्फर प्रोटीन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो FRS मतलब फेरेडोसिंग रेड्यूसिंग सब्सटेंस, या हो आयरन सल्फर प्रोटीन, दोनों ही एक प्रकार का फेरेडॉक्सिन है, दोनों ही फेरेडॉक्सिन है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये फेरेडॉक्सिन एक कॉमन वर्ड है, जो केवल इस चैप्टर में वर्ड नहीं होगा, यूज नहीं होगा, उधर भी होगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी होगा, कई जगह होगा। फेरेडॉक्सिन एक कॉमन वर्ड है, और ये उस ग्रुप के लिए ये वर्ड दिया गया है जिस ग्रुप में ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जो आयरन और सल्फर का बना हुआ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो। क्या बोला मैंने? जो आयरन और सल्फर का बना हुआ, जिसमें आयरन और सल्फर एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट हो और प्रोटीन भी हो उसमें। ठीक है, ऐसे ग्रुप में जो भी मॉलिक्यूल्स आता है जो आयरन सल्फर प्रोटीन का बना हुआ, उसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन। बट फिर आप बोलोगे सर जब सब आयरन सल्फर प्रोटीन ही है तो पूरे ग्रुप का नाम फेरेडॉक्सिन रखने का क्या जरूरत है? वो सब आयरन सल्फर प्रोटीन ही तो है। अरे भैया, ये जो प्रोटीन है उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस तो अलग अलग होगा ना। हेलो हेलो, जब उसका प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग अलग होगा, भले ही आयरन सल्फर रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये अलग अलग होगा, तो सारे आयरन सल्फर प्रोटीन तो अलग अलग प्रकार के होंगे ना, खास प्रकार के होंगे। हाँ, बट उन सब में कॉमन क्या है कि सभी में नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? आयरन और सल्फर है। तो ऐसा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें आयरन सल्फर एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ऐसे नॉन कॉन्जुगेटेड, ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ग्रुप को ही फेरेडॉक्सिन कहते हैं। और उसका एक एग्जांपल ये है, उसका एक एग्जांपल ये है, ये भी फेरेडॉक्सिन है, ये भी फेरेडॉक्सिन है। मैं फिर कह रहा हूं, ये भी फेरेडॉक्सिन है, ये भी फेरेडॉक्सिन है। फिर बच्चे मुझे बताओ कि इसको मैंने अलग अलग क्यों लिखा? कौन बताएगा? जल्दी से, फास्ट फास्ट जल्दी बोल दो, इसको मैंने अलग अलग क्यों लिखा जब दोनों फेरेडॉक्सिन ही है? अरे भैया, दोनों फेरेडॉक्सिन है क्योंकि दोनों में आयरन सल्फर एज ए नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन दोनों का प्रोटीन पार्ट अलग अलग है, दोनों का अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग अलग है। तब एक को मैंने अलग से क्या लिखा? FRS, फेरेडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, एक अलग नाम दे दिया। और एक को मैंने सिंपली लिख दिया आयरन सल्फर प्रोटीन। कितनों को समझ में आ गया दोनों अलग अलग क्यों है? जल्दी से, फास्ट फास्ट। ठीक है, तो ये होगा आयरन सल्फर प्रोटीन।
और उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट भी आपको मैं पहले से समझा चुका हूँ। ये CF नोट है, ये CF1 है, बीच का स्टॉक है। और इस पे जो लाल कलर का है ये है एटीपी सिंथेस एंजाइम, ये है एटीपी सिंथेस एंजाइम। और वो किधर की तरफ है? स्टोमा की तरफ है, क्योंकि हेड पार्ट है स्टोमा की तरफ। अगर आपको ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थैलेकोइड मेम्ब्रेन का आ गया तो अगला मीटिंग में धुआंधार उड़ा दूंगा लाइट रिएक्शन। चलिए इस पूरे पार्ट को आप एकदम याद कर लीजिए ढंग से, फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं और अगले मीटिंग में हम लेते हैं द मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आइए मिलते हैं अगली मीटिंग में।